हेलो एवरीवन। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आजकल हर कोई दौड़ रहा है। कोई सपनों के पीछे दौड़ रहा है, कोई पैसे के पीछे दौड़ रहा है, तो कोई ट्रैक पर दौड़ रहा है। आज हम बात करेंगे सपनों की भी, पैसे की भी और ट्रैक की भी। अगर मैं बात करूं ट्रैक की, तो ट्रैक पर एक एथलीट भागता है और एथलीट के लिए दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहला, उसका पैशन, और दूसरा उसके शूज। हम में से कितनों का सपना होता है अच्छे शूज पहनने का, अच्छी क्वालिटी के शूज, अच्छी सोल के, अच्छी कुशनिंग के शूज पहनने का। पर क्या आप सोच सकते हैं कि किसी का सपना जूता बनाने का भी हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्सन की जिसने अपनी लाखों की नौकरी ठुकरा कर अपना सपना पूरा करने की राह चुनी। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नाइकी कंपनी के ओनर मिस्टर फिल नाइट की। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत उन्हीं के एक कोट से करती हूँ, मेक हिस्ट्री और बी ए पार्ट ऑफ इट। आगे बढ़ने से पहले हम अलग अलग वेबसाइट पर उनकी बुक शू डॉग की रेटिंग देख लेते हैं। गुड रीड्स वेबसाइट उनकी बुक को 4.47 रेटिंग देती है आउट ऑफ 5। वहीं अमेजॉन 4.5 रेटिंग देती है। और फ्लिपकार्ट वेबसाइट उनकी बुक शूडो को 4.6 रेटिंग देती है आउट ऑफ 5, जो कि एक बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अबाउट द ऑथर, मिस्टर फिल नाइट ओरिगोन में पैदा हुए थे। ये वही प्लेस है, वही जगह है जहां दुनिया के सबसे पुराने जूते, जो कि एक जोड़ी सैंडल थे, मिले थे। 9,000 साल पुराने वो सैंडल जिस साल मिले थे, ठीक उसी साल मिस्टर फिल नाइट पैदा हुए थे। फिल नाइट ने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगोन से की थी और उन्होंने अपनी एमबीए यानी अपनी मास्टर्स टॉप बिजनेस स्कूल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी। आगे बढ़ने से पहले इस बुक का रोड मैप देख लेते हैं। मैंने अपने रिव्यू को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी कंपनी बनाने का आइडिया आया, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, फाइनली कैसे उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। अपनी एमबीए में मिस्टर फिल ने एक पेपर पब्लिश किया था शूज के बारे में। ये वो टाइम था जब जापानीज कैमरा ने यूएसए मार्केट में धमाल मचाया हुआ था। इसी को ध्यान में रखते हुए मिस्टर फिल ने जापान से शूज इंपोर्ट करने का सोचा, क्योंकि जापान में लो प्राइस में गुड क्वालिटी के शूज बन रहे थे। उनका मानना था कि कैमरे की तरह ही जापानीज शूज भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। इसके साथ ही वो जानना चाहते थे कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्लेस पर किस तरीके के शूज पहने जाते हैं। कहते हैं ना कि पानी में उतरने से पहले उसकी गहराई को माप लेना चाहिए। शायद इसीलिए मिस्टर फिल ने वर्ल्ड टूर करने का सोचा और उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनका फर्स्ट स्टॉप था हवाई। और उसके बाद वो जापान जाकर अपनी यात्रा शुरू करना चाहते थे। पहला स्टॉप हवाई के बाद जापान, हांगकांग, रंगून, कोलकाता, काठमांडू, मुंबई, इस्तांबुल, जॉर्डन, बर्लिन, पेरिस, लंदन और फिर वापस अमेरिका। 7 सितंबर 1962, इस दिन से मिस्टर फिल ने अपने वर्ल्ड टूर की शुरुआत की थी। अपने एक फ्रेंड, जो कि उनके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लासमेट थे, कार्टर के साथ 1962 से ही उन्होंने अपनी बुक शू डॉग में भी स्टोरी की शुरुआत करी है। अपने वर्ल्ड टूर का उनका पहला स्टॉप होता है हवाई। हवाई के माहौल में फिल एक टाइम के लिए अपना सपना भूल गए थे। वहां उन्होंने एक दो कंपनी में सेल्समैन की नौकरी भी करी थी। उनके फ्रेंड कार्टर ने तो वहां शादी ही कर ली थी। सेल्समैन की नौकरी से मिस्टर फिल इतना तो समझ गए थे
कि वो किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम करना चाहते हैं। यही बात दिमाग में रखते हुए मिस्टर फिल अपने फ्रेंड कार्टर को गुड बाय बोलकर जापान के लिए निकल जाते हैं। जापान पहुंचने पर मिस्टर फिल वहां के कल्चर से बुद्धिज्म के बारे में सीखते हैं। उन्होंने सीखा सब कुछ आज में है, ना बीते हुए कल में, ना आने वाले कल में। जो है बस अभी है, इसी पल में है। मिस्टर फिल जापान में दो अमेरिकन जीआई से मिले जो मैगजीन प्रिंटिंग का काम करते थे। वो 17 साल से जापान में ही रह रहे थे और जापान से इंपोर्ट होने वाली चीजों को मैगजीन में प्रिंट करते थे। उन दोनों ने मिस्टर फिल को जापानीज तौर तरीके सिखाए जो बाद में डील क्रैक करने में फिल के बहुत काम आए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि फिल तुम कर सकते हो, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिल ने ओनित्सुका कंपनी जो कोबे में है वहां पर अपॉइंटमेंट बुक किया और डिसाइड किए हुए दिन मिस्टर फिल ओनित्सुका कंपनी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वहां के एग्जीक्यूटिव से उनकी मुलाकात होती है। एग्जीक्यूटिव उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मिस्टर फिल आप कौन सी कंपनी से बिलोंग करते हैं? अरे ये क्या, ये बात तो फिल ने सोची ही नहीं थी। ना ही फिल की खुद की कोई कंपनी थी और ना ही किसी की कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ऑल ऑफ सडन फिल सोचते हैं सब उन चीजों के बारे में जिन पर उन्हें गर्व था, उन्हें नाज था। अपनी अचीवमेंट्स के बारे में सोचने लगते हैं और उन्हें याद आते हैं वो ब्लू रिबन्स जो उनके बेडरूम में लगे हुए थे, जो उन्होंने रनिंग कॉम्पिटिशन्स में अपने स्कूल कॉलेजेस में जीते थे। और वो बोलते हैं, जेंटलमैन मैं ब्लू रिबन कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ बातें हुई, कुछ डिस्कशंस हुई और उनकी पहली डील क्रैक हो गई। उनकी पहली डील $50 की थी फॉर 12 पेयर ऑफ शूज। यस, उनकी पहली डील $50 में 12 जोड़ी जूते की थी। ये एक रनिंग शूज थे, वाइट कलर के रनिंग शूज जिनका नाम था टाइगर्स। अब आप सोचेंगे कि बस जिस काम के लिए आए थे वो तो कंप्लीट ही हो चुका था। उनका जो मोटो था वर्ल्ड टूर करने का वो तो पूरा ही हो गया था। तो क्या मिस्टर फिल वापस चले जाएंगे? तो क्या बस यहीं तक उनकी यात्रा थी? तो नहीं, मिस्टर फिल वापस नहीं गए। वो वापस घर पर नहीं गए थे क्योंकि उनका अभी वर्ल्ड टूर रहता था। उनका अलग अलग प्लेसेस को एक्सप्लोर करना रहता था, अलग अलग तरीके के शूज, उनका कल्चर देखना रहता था। फिर जहां भी जा रहे थे वहां का कल्चर, वे ऑफ लिविंग के साथ साथ उनका मेन फोकस थे शूज। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग तरीके के शूज। इसलिए उन्हें शू डॉग, जो कि बुक का टाइटल भी है, कहा जाता है। शू डॉग का मतलब होता है जूतों का दीवाना, जो कि मिस्टर फिल नाइट थे ही। उन्होंने देखा कुछ जगह पर बच्चों ने कार्डबोर्ड के शूज बनाकर पहने हुए थे। वहीं कुछ कंट्री में लोगों ने दोनों पैर के शूज अलग अलग डिजाइन कर रखे थे ताकि राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह हर जगह घूमकर, हर जगह से सीख कर, अलग अलग कल्चर देखकर मिस्टर फिल नाइट वापस अमेरिका आ जाते हैं। अपने घर पहुंचते ही फिल अपने फादर से पूछते हैं, पापा क्या शूज आ गए हैं? पर उनके शूज अभी तक नहीं आए थे। तो उन्होंने तब तक कोई नौकरी करने की सोची और उन्होंने एक अकाउंटिंग फर्म में नौकरी करी $500 के लिए। $500 के लिए 1963 क्रिसमस के पास उनका फर्स्ट ऑर्डर आ गया था, 12 जोड़ी शूज जिनका नाम था टाइगर्स। फिल ने उनका ऑर्डर आते ही पहले 2 जोड़ी अपने कोच बॉब बावरमैन को भेजे। बावरमैन शूज को लेकर बहुत एक्सपेरिमेंटल थे। अपने रनर्स के शूज वो खुद सीलते थे। अलग अलग सोल, अलग अलग कपड़ा लगाकर एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैसे रनर्स को बेस्ट शूज दिए जाएं फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। इसलिए फिल ने 2 जोड़ी शूज उनको भेजे थे टू शो ग्रैटिट्यूड। बावरमैन को शूज सिर्फ पसंद ही नहीं आए, वो सिर्फ इम्प्रेस ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कंपनी में 49% पार्टनरशिप भी कर ली थी।
फिल ने सिंपल शूज को पसंद करके अपना नेक्स्ट ऑर्डर देने का सोचा, क्योंकि उनके फादर और कोच दोनों ने ही उनके टाइगर्स को अप्रूव कर दिया था। तो उन्होंने अपना नेक्स्ट ऑर्डर 300 पेयर ऑफ शूज का दे दिया। अभी फिल के पास कोई स्टोर नहीं था, तो फिल खुद स्टेडियम, स्कूल, कॉलेजेस जाकर शूज बेचते थे। उनके शूज की डिमांड होने लगी थी, पर बड़ा ऑर्डर देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने बैंक ऑफ कैलिफोर्निया से लोन लिया और अपने शूज का ऑर्डर प्लेस किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा था और फिल को एक सेल्समैन की नीड लगी थी। तो उनका फर्स्ट एवर एम्प्लॉय बना जेफ जॉनसन, जो एडिडास में काम कर चुका था। एडिडास भी एक शू कंपनी है। जेफ जॉनसन भी जूतों का दीवाना था। आप कह सकते हैं एक और शू डॉग। बुक पढ़ते हुए मैं मिस्टर फिल नाइट के बाद जेफ जॉनसन से बहुत इम्प्रेस हुई। एक दिक्कत थी जो मेन थी। पहले जापान से शूज की लेट डिलीवरी, दूसरा बैंक का लोन। तो फिल ने अकाउंटेंट की जॉब भी स्टार्ट कर दी थी फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। पर अकाउंटेंट की जॉब में फिल को अपने बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, तो उन्होंने वो जॉब लेफ्ट कर दी। उसके बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चुनी यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड में। कहते हैं ना, हर रास्ता आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए फिल नाइट की मुलाकात पेनी से हुई, उनकी वाइफ, और उन्होंने 1968 में शादी भी कर ली थी। अकाउंटेंसी पढ़ाने से और अकाउंटेंसी फर्म में जॉब करने से उन्हें बिजनेस के बारे में काफ़ी नॉलेज हो गई थी। उन्हें वो बारीकियां पता चल गई थी जिससे एक कंपनी गिर भी सकती है और ऊंचाइयां भी छू सकती है। वहीं दूसरी तरफ बॉब बावरमैन, उनके कोच, 1968 ओलंपिक के रनर्स के कोच थे और उनके रनर्स को मेडल भी मिल चुके थे, जिससे टाइगर शूज की मार्केटिंग काफ़ी हो गई थी। बावरमैन ने जापान कंपनी को अमेरिकन के लिए अलग तरीके के शूज बनाने के लिए भी बोला था और उन्हें राजी भी कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया कि बावरमैन को शूज एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, तो वो खुद एक हल्के और अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छी सोल वाले शूज बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बॉब बावरमैन और जेफ जॉनसन दोनों ही फुल डेडिकेशन के साथ ब्लू रिबन से जुड़े थे। जेफ जॉनसन ने ही पहला रिटेल स्टोर ब्लू रिबन्स के नाम पर लिया था और बिजनेस आगे बढ़ाया। जॉनसन ने लगभग पूरे ईस्ट एंड वेस्ट अमेरिका में टाइगर शूज का धमाल मचा दिया था। कहते हैं ना, सब दिन एक जैसे नहीं होते। नॉट ऑल डेज आर सेम। तभी फिल को पता चला कि जापान ने ईस्ट अमेरिका के लिए किसी और को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, जहां जॉनसन अपनी मार्केटिंग पूरी कर चुका था। जॉनसन ने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई थी। फिल दोबारा जापान गए और इस बार 3 साल तक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अमेरिका फॉर जापानीज शूज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 1968 में मिस्टर फिल नाइट को एक बेबी बॉय हुआ जिसका नाम था मैथ्यू नाइट। और फिल ने 5000 शूज का कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था। ऐसे ही हर साल फिल पहले बैंक से लोन लेते, उसके बाद शूज जापान से मंगवाते। एक और एम्प्लॉय वुडेल, जो कि व्हील चेयर पर थे, पर वो स्टोर में रहकर कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना, एडवर्टीजमेंट बनवाना, बिल जनरेट करना और न्यू आइडियाज लाना, ये सब काम संभालते थे। ईयर 1970 में उनका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए फिर से रिन्यू होता है। ओनित्सुका कंपनी के 70% शूज अमेरिका में सेल हो रहे थे, पर दिक्कतें कई थी। एक तो जापान से जूतों का टाइम से ना आना, गलत साइज का शूज का आना, दूसरा बैंक लोन देने से मना कर रहा था। फिल नाइट को लगा अब कंपनी बंद हो जाएगी क्या, वो भी इस मुकाम पर जब पर ईयर सेल $600,000 की थी। दूसरी तरफ ओनित्सुका कंपनी किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रही थी।
इसी टाइम पर फिल ने सेकेंड ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट किया। और मेक्सिको की एक कंपनी को शूज बनाने का ऑर्डर दे दिया। न्यू शूज के लिए नाम और लोगो दोनों चाहिए था। लोगो तैयार कराया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाइकी का फर्स्ट लोगो सिर्फ $35 में तैयार कराया गया था। पर नाम अभी भी बचा था। बहुत सोचा पर कुछ समझ नहीं आया। तभी जॉनसन ने बताया कि उसे सपना आया। जी हाँ, शू डॉग्स यानी जूते के दीवानों को सपने भी जूतों के आने लगे थे। उन्होंने सपने में एक नाम देखा था। वो नाम था नाइकी। ये नाम सुनते ही फिल को याद आया अपना वर्ल्ड टूर, अपने वर्ल्ड टूर का टाइम। ग्रीक की गोडेस का नाम भी नाइकी ही था, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ विक्ट्री, यानी जीत की देवी। पर मेक्सिको कंपनी के शूज अच्छे नहीं निकले। वो अमेरिका की ठंड में नहीं टिक पाए थे। फिर फिल नाइट ने जापान में ही दूसरी फैक्ट्रीज को जूते बनाने का ऑर्डर दे दिया। 1972 में नाइकी शूज इन्वेंट हुए। नाइकी की शुरुआत 1972 में हुई। एक तरफ ये सब सिलसिला चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनके कोच बॉब बावरमैन शूज एक्सपेरिमेंट्स में सफल हो गए थे और उनके डिजाइन किए गए शूज को फिल नाइट ने पेटेंट करा लिया था। ऐसे ही टीम वर्क करते करते आगे बढ़ते गए फिल नाइट। एक दौर आया जब फिल पर बैंक का कर्ज था। ओनित्सुका ने भी केस कर दिया था, पर फिल तो फिल है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सब कुछ सॉल्व किया। अब फिल के पास अमेरिका में हजारों रिटेल स्टोर थे। उन्होंने एथलीट्स को प्रमोशन के लिए भी साइन कर लिया था और उस टाइम के सबसे अच्छे रनर प्री को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर मार्केटिंग के लिए रखा था। उन्होंने कुछ एक्टर एक्ट्रेस को भी मार्केटिंग के लिए एड में रखा हुआ था। पर फिर कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे नाइकी शूज सिर्फ ट्रैक तक ही सीमित ना रहें। तो उन्होंने शूज का कलर ब्लू कर दिया और ब्लू कलर के शूज जीन्स के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। अब नाइकी शूज सिर्फ ट्रैक तक लिमिटेड नहीं रह गया था। अब नाइकी डेली पहनने वाले शूज भी हो गए थे। लेकिन फिर भी कैश की कमी थी। जहां एक तरफ कैश की कमी थी, वहीं 1975 में एक और हादसा हो गया। उनका ब्रांड एम्बेसडर प्री, जो कि बहुत ही अच्छा रनर था, उनकी एक्सीडेंटल मौत हो गई। ये नाइकी के लिए, फिल नाइट के लिए और बाकी सभी टीम वर्क्स के लिए बहुत बड़ा लॉस था। कैश की कमी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो भी बेनिफिट होता उससे फैक्ट्री प्रोडक्शन और एम्प्लॉयज़ को पैसा जाता और बाकी मार्केटिंग में चला जाता। तो फिल ने कंपनी को पब्लिक करने का सोच लिया था। कंपनी के शेयर्स लॉन्च करने का सोच लिया था। अभी फिल नाइट यही सब सोच ही रहे थे कि उनके सामने एक सबसे बड़ी मुसीबत आ गई। वो थी यूएस कस्टम सर्विस से लेटर। यूएस कस्टम सर्विस से लेटर आया $25 मिलियन का बिल। 3 साल से कस्टम बिल चल रहा था कंपनी पर। इतना बिल कैसे देते फिल नाइट? अगर लास्ट 3 इयर्स का फिल भी कर देते तो आगे इतना भुगतान कैसे कर पाते? क्या अब तक जो मुकाम हासिल कर लिया था, इतने साल में जो सब बनाया था, वो खत्म हो जाएगा? फिल नाइट इतना परेशान रहने लगे थे कि उन्होंने अपने घर के फोन कई बार तोड़ दिए थे, जिस पर फोन मैकेनिक ने उन्हें हिदायत भी दे डाली थी कि बच्चों जैसा बिहेव करना बंद कर दो। बस फिर क्या, फिल को रास्ता मिल गया था और उन्होंने बड़ों जैसा बिहेव किया। उन्होंने केस किया, फाइट बैक किया और देखते ही देखते प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब नाइकी कंपनी ने स्पोर्ट्स वियर क्लॉथ्स भी बनाने लगे थे। शेयर्स को पब्लिक कर दिया था। लेकिन अमेरिकन डॉलर जापान करेंसी के मुकाबले फ्लक्चुएट कर रहा था। इसके लिए फिल नाइट ने जापान के अलावा केन्या और ताइवान में भी फैक्ट्रीज ओपन करी थी। वहीं चाइना में एंट्री करने वाली पहली अमेरिकन कंपनी नाइकी ही थी। एक वो टाइम था जब फिल और उनकी टीम ट्रैक पर जाकर शूज बेचते थे
और एक अब टाइम है जब अदर कंट्रीज में स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में नाम आ गया है। उनका पहला आईपीओ 1980 में $23 पर लॉन्च हुआ था और आज उनके पर शेयर की वैल्यू है $97.02। एक $50 से शुरू होने वाली कंपनी की नेटवर्थ आज 3800 करोड़ है। अब हर जगह नाइकी के शूज, नाइकी कंपनी, नाइकी के क्लोथ्स का बोलबाला था। अब नाइकी कोई छोटी कंपनी नहीं रह गई थी, ये हर घर में चलने वाली कंपनी थी। हर घर में उनके जूते यूज होते थे। ये थी शू डॉग की कहानी, फिल नाइट की कहानी, मेरी जुबानी। अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ उन्हीं के कोट से, लाइफ इज ग्रोथ, यू ग्रो और यू डाई। आपको कैसी लगी ये कहानी, ये स्टोरी, ये उनकी बुक? कमेंट करके जरूर बताइए। फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।